नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं वैदिक काल, वैदिक एज को हम देखेंगे। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए हम चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला हम देखते हैं इसका क्या, टाइमलाइन। तो सबसे पहला हमारा आता है टाइमलाइन। तो ये हमारा एक फेज है अर्ली वैदिक और एक आता है हमारा लेटर वैदिक। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आता है अर्ली वैदिक, एक आता है लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक को माना जाता है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक अर्ली वैदिक रहता है। इसमें क्या होता है कि ईसा मसीह के मतलब जन्म के 1000 साल पहले, ऐसा हम मान के चलते हैं, ये क्या रहता है, अर्ली वैदिक पीरियड। और ये ऋग्वैदिक पीरियड भी कहलाता है। अगला हमारा कौन सा आता है? अगला आता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड हमारा चलता है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक क्या चलता है हमारा लेटर वैदिक फेज चलता है। और इसमें हमारे क्या क्या आते हैं? हमारे यजुर्वेद आ जाएंगे, आगे चलकर हम देखेंगे सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण्स, आरण्यक और उपनिषद। तो ये सारे हमारे लेटर वैदिक पीरियड में आता है। आज का हमारा मेन टारगेट है, हम देखेंगे अर्ली वैदिक फेज और अर्ली वैदिक पीरियड। तो देखिए, सबसे पहला हमारा आता है क्या, हम इसमें देखेंगे हमारे रीजन कौन से रहते हैं। तो इसमें हमारा रहता है सप्त सिंधु का रीजन रहता है। सप्त सिंधु मतलब होता है इंडस रिवर। इंडस मतलब सिंधु और उसकी 5 सहायक नदी, चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये हो गई 5। फिर एक हो गई इंडस और एक और हो गई सरस्वती। तो ये 7 नदियों को मिलाकर हम सप्त सिंधु कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, एक है वितास्ता जिसको हम बोलते हैं झेलम, एक है हमारी अस्कनी जिसको हम बोलते हैं चेनाब, एक है हमारी बिपाशा जिसको हम बोलते हैं ब्यास, और एक है पौरुषनी जिसको हम बोलते हैं रावी, और लास्ट में आती है सतलुज जिसको हम बोलते हैं सुतुद्री। तो ये हो गया हमारा सप्त सिंधु। और लास्ट में आती है सरस्वती, इसको मिला लेते हैं तो सप्त सिंधु बन जाता है। ये हम प्रारंभिक वैदिक काल पढ़ रहे हैं। और ये इसमें रीजन सप्त सिंधु वाला आता है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। और अगला हमारा आता है कोर एरिया। कौन कौन सा है दोस्तों? पंजाब, हरियाणा एवं पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान। तो ईस्टर्न अफगानिस्तान के जो कुछ पार्ट्स हैं वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। और हमारी मेजर रिवर्स मैंने अभी आपको बताया, इंडस जिसको हम सिंधु कहते हैं, फिर अगली आती सरस्वती, फिर आती रावी, रावी को हम पहले पौरुषनी कहा करते थे, फिर आता है हमारा ब्यास, ब्यास को बिपाशा कहते थे, बासु वाला नहीं, बिपाशा ये दूसरा वाला है, और सतलुज इसको हम शुतुद्री कहते थे, और झेलम को हम वितास्ता कहते थे, और अक्सनी चिनाब को अक्सनी कहते थे। तो ये चीजें मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हुई होगी। अब हमारा अगला आता है, अगला हमारा आता है एडवेंट ऑफ आर्यंस। अब हम देखेंगे कि हमारे देश में आर्यंस का आगमन होता है। तो आर्यंस क्या होते हैं? आर्यंस हमारे आते हैं सेंट्रल एशिया स्टेपीज वाले रीजन से, हमारे यहाँ आर्यंस आते हैं, इन्वेजन करते हैं। और आते हैं तो ये क्या, एक आर्यंस क्या है, एक इंडो यूरोपियंस का एक ग्रुप है। आर्यंस क्या है? एक इंडो यूरोपियंस का ग्रुप है जो कि ईस्ट ऑफ एल्प माउंटेन में रहते हैं। एल्प्स कहाँ पे? यूरोप में है। एल्प्स का पर्वत श्रृंखला है, पूरा माउंटेन रेंज है, ये कहाँ पे? यूरोप में है। तो ईस्ट में रहते हैं। ईस्ट मतलब सेंट्रल एशिया के वेस्ट। तो ये उस रीजन से कौन आते हैं? आर्यंस आते हैं, है ना। और आर्यंस आते हैं और ये क्या करते हैं? मूव करते हैं टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कहाँ आते हैं? इंडिया में आते हैं। और इंडिया किस रास्ते से आते हैं? ईरान के रास्ते से होकर आते हैं, जहाँ पर अभी वॉर चल रहा है। और ईरानियंस की एक होली बुक है, जैसे हमारे यहाँ भागवत गीता है, हम बाइबल होती है, ऐसी बहुत सारी किताबें होती है। तो ऐसे ईरानियंस की भी एक किताब है जिसको हम बोलते हैं जेंड एवेस्टा। क्या बोलते हैं? जेंड एवेस्टा। तो जेंड एवेस्टा में हमको किसके बारे में पता चलता है? कि आर्यंस इंडिया में आते हैं वाया ईरान। ये चीज क्लियर हुई। अगला हमारा क्या आता है? आर्यंस सबसे पहले सप्त सिंधु वाले रीजन में आकर सेटल होते हैं। जो आर्यंस होते हैं वो सबसे पहले सप्त सिंधु वाले रीजन में आकर क्या होते हैं? सेटल होते हैं। और अगला क्या आता है? वहीं पे आकर बस जाते हैं। इसके लिए दो थ्योरी, बहुत फेमस थ्योरी है, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। एक हमारे आते हैं सेंट्रल एशिया, मैक्स म्यूलर भाई साहब कहते हैं कि आर्यंस कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आए थे आर्यंस। नेक्स्ट हमारे आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक किताब लिखी है आर्कटिक, मतलब इन्होंने बताया है, बाल गंगाधर तिलक जी ने, कि ये जो आर्यंस थे ये कहाँ से आते हैं हमारे? जल्दी बताइए। आर्कटिक रीजन से आते हैं। कहाँ से आते हैं? आर्कटिक रीजन से आते हैं। ऐसा कौन कहता है? बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं। और बाल गंगाधर तिलक जी को ही हम लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। और इनको ही कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। तो ये चीजें हमारी क्लियर होती हैं। फिर अगला हमारा क्या आता है? चलिए, अगला अपना आता है 10 राजन वॉर।
बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसको हम देखते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स को। देखिए क्या होता है, 10 राजन का युद्ध होता है कब, ऋग्वेदिक पीरियड में होता है, अर्ली वैदिक पीरियड। पहला क्वेश्चन तो यहीं से यही आ जाता है कि 10 राजन का वॉर कब होता है, 10 राजन युद्ध अर्ली वैदिक पीरियड में होता है, 1500 बीसी से लेकर 1200 बीसी के बीच में होता है, ऐसा हमको पता चलता है। इसमें क्या होता है, हमको इसके बारे में जिक्र कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल में से एक 7वां मंडल है, तो 7वें मंडल में हमको पता चलता है 10 राजन युद्ध के बारे में। और ये कहाँ पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ये होता है रावी नदी के तट पे। रावी नदी को हम पहले पौरुषणी कहा करते थे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो रावी नदी के तट पे होता है 10 राजन युद्ध। और अगला कहा आता है, ये हमारे ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र दिया हुआ है। और अगली चीज हमारी आती है क्या, कि होता क्या है भाई, लड़ाई होती किन किन के बीच में। पहले क्या होता है, भगवानों के बीच में भी लड़ाई हुआ करती थी। क्या, कि भाई मेरा दबदबा ज्यादा रहेगा कि तेरा दबदबा ज्यादा रहेगा। तो क्या होता है, एक होते हैं विश्वामित्र जी और एक होते हैं वशिष्ठ, है ना। तो ये इन दोनों गुरुदेवों के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है। आपस में भी लड़ते हैं और अपने बच्चों को भी, शिष्यों को भी लड़वा देते हैं। तो हमको देखना है कि क्या होता क्या है। तो सबसे पहला हमारा आता है, सूदास वॉज अटैक्ड बाय अ कोलिशन ऑफ 10 ट्राइब्स। जो सूदास रहते हैं, ठीक है, वो उनको ही हम भरत भरत क्लैन कहते हैं। तो ये लोग क्या होता है, इनके अगेंस्ट 10 ट्राइब्स क्या कर देती हैं, राइवलरी कर देती है, मतलब इनके अगेंस्ट बगावत छेड़ देती हैं। कौन सी, 10 ट्राइब्स। और इसमें क्या होता है, और उसमें से 5 ट्राइब कौन कौन सी रहती है, अनु, द्रुहु, तुर्वास, पुरु और तुर्वंश, ठीक है, यदु। अनु, द्रुहु, पुरु, यदुस और तुर्वास, ठीक है। और डिस्पाइट बीइंग आउट नंबर्ड, मतलब क्या होता है, वो लोग की कम मात्रा में रहते हैं सुदास, उसके बावजूद भी क्या होता है, इन लोगों की जीत हो जाती है, ठीक है। तो इसमें 10 राजन वॉर में आपको क्या चीज याद रखना है, कि 10 राजन वॉर में सुदास की जीत हो जाती है अंत में। और अगला क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया कि एक ट्राइबल राइवलरी रहती है। राइवलरी क्या होती है, अपने एरिया में अधिपस्त जमाने के लिए, दबदबा जमाने के लिए, कॉन्करर करने के लिए पूरे एरिया को वो लोग लड़ लिया करते थे, है ना। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ज्यादातर जमीन वगैरह के लिए लड़ाई नहीं होती थी, ज्यादातर कैटल्स के लिए लड़ाई हुआ करती थी, कैटल्स काऊ के लिए हुआ करती थी, इन सब चीजों के लिए लड़ाई होती थी। लेकिन हम आगे चलकर पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता था, कि लेटर वैदिक पीरियड में जमीन, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के लिए लड़ाई हुआ करती थी, जैसे आज के डेट में हो रही है। और अगला क्या आता है, कन्फ्लिक्ट होता है किस किस के बीच में, वशिष्ठ जी के बीच में और विश्वामित्र जी के बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है। क्या होता है, विनर कौन होते हैं हमारे, सूदास होते हैं भरत ट्राइब के। और इसमें क्या होता है, जो कि वशिष्ठ जी के द्वारा लीड किए जाते हैं। तो अंत में किसकी जीत होती है, गुरुदेव वशिष्ठ जी की जीत होती है। तो हारते कौन है, विश्वामित्र जी हार जाते हैं। पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज क्या होती है हमारी, कि भरत ट्राइब की क्या होती है, सुप्रीमेसी यहाँ पे आ जाती है अच्छी। और लेट टू राइज ऑफ भरत लेटर कुरु किंगडम। तो भरत और पुरु आगे चलकर मिल जाते हैं, तो हम देखेंगे भरत और पुरु को मिलाकर कुरु बन जाता है, कुरु, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या आता है, अगला एक दो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द बैटल ऑफ 10 किंग्स इज मेंशनड इन, मैंने अभी आपसे बताया था 10 राजन का युद्ध किस में मेंशन है, हमारे ऋग्वेद में मेंशन है। ऋग्वेद के भी किस मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मेंशन है हमारा, किसके बारे में, 10 राजन युद्ध के बारे में। अगला हमारा आता है, किंग सुदास बिलोंग टू विच ट्राइब, जो सुदास थे वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो वो बिलोंग करते थे भरत ट्राइब से। और भरत ट्राइब से बिलोंग करते थे, और कौन जीता था जल्दी बताइए, विश्वामित्र जीते थे या वशिष्ठ जीते थे, तो वशिष्ठ जीते थे। वशिष्ठ जीत गए थे, भरत ट्राइब जीती थी, और ये सुदास कहलाए जाते थे। और वो 10 ट्राइब थी, उनमें से 5 ट्राइब कौन कौन सी थी, एक थी हमारी अनु, द्रुहु, पुरुष, यदु और तुर्वंश, ठीक है। और किस नदी के तट पे होता है, रावी नदी के तट पे होता है। किस मंडल में है, 7वें मंडल में है ऋग्वेद के। ये चीज हमारी क्लियर होती है। तो ये हो गया और ये हो गया। और अगला हमारा एक और क्वेश्चन आता है, द बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो हमने तो ये काफी बार चीजें देख ली है। तो 10 राजन वॉर होता है रावी नदी के तट पे, रावी को ही पौरुषणी कहते थे। और रावी किसकी सहायक नदी है, रावी है इंडस की सहायक नदी। रावी नदी पे ही आपको अगर एक चीज और याद रखना हो, तो रावी नदी पे ही थेन डैम सिचुएटेड है। थेन डैम को ही हम रंजीत सागर डैम भी कहते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। और अगला हमारा क्या आता है, द सेज हु गाइडेड सुदास। भाई फिर से वही चीज रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्या आता है, इसका आंसर क्या है, हमारे वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ क्या हुए थे, सुदास के द्वारा इनको सुदास इनको मतलब इनने सुदास को लीड किया था। और अगला हमारा क्या आता है, अगला अपना आता है
10 राजन युद्ध। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बैटल ऑफ 10 किंग्स के बाद, बैटल ऑफ 10 किंग्स 10 राजन युद्ध के बाद क्या होता है कि भरत लोग किससे जाकर एलाई कर गए थे, किससे जाकर मिल गए थे। तो मैंने आपको बताया था भरत किससे मिल गए थे, पुरु से मिल गए थे और आगे चलकर कुरु बना दिए थे। तो किससे मिल गए थे, पुरुष के साथ मिल गए थे। किसके साथ, पुरुष के साथ मिल गए थे और कुरु कुरु बन गया था। ठीक है, तो द अलायंस स्ट्रेंथेंड द पोजीशन ऑफ भरत एंड हेल्प्ड इन द राइज ऑफ द कुरु किंगडम। तो इस संधि से क्या होता है, कुरु किंगडम का उजागर होता है, हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उदय होता है। और अगला अपना क्या आता है, अगला आता है द कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 ट्राइब्स इंक्लूडेड। इसका मतलब ये होता है कि 10 जनों के संघ में किन किन जनजातियों को शामिल किया गया था। ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी। तो कौन कौन थे, आर्यंस भी थे और नॉन आर्यंस भी थे। इसमें आर्यंस भी रहते हैं और नॉन आर्यंस भी रहते हैं हमारे 10 राजन युद्ध में। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं ऋग्वेदिक पीरियड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यहाँ से शुरू होता है ऋग्वेदिक पीरियड। तो ऋग्वेदिक पीरियड मैंने आपको बताया था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहता है। और हमने लेटर वेदिक पढ़ा है 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में रहता है। ठीक है, ईसा पूर्व, बीसी को बोलते हैं ईसा पूर्व। चलिए, और देखिए एक होता है एडी, एक होता है बीसी। एडी के बाद वो चीजें होती है जब ईसा मसीह का जन्म हो गया था। एडी के पहले होता है बीसी, तो उसमें क्या होता है, ईसा मसीह का अभी जन्म नहीं होता है। अंग्रेजों का समय चल रहा था पूरे वर्ल्ड में उस समय, तो उन्होंने अपने हिसाब से जीएसटी से लेके हर एक चीज उनने ही अपने, सॉरी जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, हर चीज उनने अपने हिसाब से सेट की, समय सेट कर लिया, सब सेट कर लिया। तो ये चीजें ऐसी रहती है। तो 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच में अर्ली वैदिक पीरियड रहता है। इसको ऋग्वेदिक काल हम देखते हैं। हमको ऋग्वेद से इसके पूरे स्रोत मिलते हैं, सोर्सेस मिलते हैं। ऋग्वेद क्या है, ओल्डेस्ट वेद है। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद इनमें से सबसे ओल्डेस्ट वेद है। और ऋग्वेद को जो बंदा पढ़ता है, जो ऋग्वेद को रिसाइट करता है, उसको हम होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद को रिसाइट करता है उसको हम होत्री कहते हैं। और अगला हमारा क्या आता है कि ओल्डेस्ट वेद है, कंपोज्ड इन वैदिक संस्कृत। इसमें 10 मंडल आते हैं, 1028 हाइम्स आते हैं, 1028 हाइम्स आते हैं। और अगला क्या आता है, 10,600 इसमें वर्सेस होते हैं। और 9th बुक में किसके बारे में डिवोटेड है, ये सोम के बारे में डिवोटेड है। आगे चल के आप देखेंगे सोम जो होते हैं उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, और अगला हमारा क्या आता है, ऋग्वेद ही हमारा फाउंडेशन बनता है वैदिक लिटरेचर का। वैदिक लिटरेचर का ही हमारा फाउंडेशन कौन बनता है, ऋग्वेद बनता है। चलिए अगला हमारा क्या आता है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ ऋग्वेद। तो एक चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के टाइम पे कितनी रिवर्स हमारे यहाँ मेंशन है। तो ऋग्वेद में हमारी 40 रिवर्स मेंशन होती है। और उसमें भी क्या होता है, नदी सुक्ता हाइम ऑफ द ऋग्वेद मेंशंस 21 रिवर्स विच इंक्लूड गंगा इन द ईस्ट एंड द कुबा, दैट इज काबुल रिवर। काबुल आपको अगर याद होगा तो कहीं की राजधानी भी है, अफगानिस्तान की है क्या, जी हाँ, अफगानिस्तान की राजधानी हमारे क्या है, काबुल है। तो काबुल कहाँ, कुबा। तो ये हमारे नदी सूक्तों में बताया जाता है 21 नदियों के बारे में। और ऋग्वेदिक पीपल आर कन्फाइंड इन द एरिया विच केम टू बी नोन एज सप्त सिंधु। मैंने आपको सप्त सिंधु बता दिया था। सप्त सिंधु कौन कौन सी रिवर है, हमारी इंडस, उसकी 5 सहायक नदी और हमारी सरस्वती। ठीक है, और सप्त सिंधु कंप्राइजेस सिंधु और उसकी 5 सहायक नदी और इंडस और सरस्वती। सबसे ज्यादा बार अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा बार मेंशन्ड रिवर कौन सी रिवर है, तो हमारी सिंधु रिवर है। इंडस रिवर सबसे ज्यादा बार मेंशन्ड है हमारे किसमें, ऋग्वेदिक टाइम पे, पीरियड पे। मोस्ट पायस, सबसे पवित्र नदी कौन सी थी हमारी, तो सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। सरस्वती रिवर सबसे ज्यादा पवित्र रिवर थी। और गंगा रिवर मेंशन्ड है सिर्फ एक बार। गंगा जी का हमारे मेंशन कितनी बार मिलता है, उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है। और यमुना जी का उल्लेख हमको 3 बार मिलता है। तो मैं चलिए फिर से करता हूँ। सबसे ज्यादा बार मेंशन्ड है हमारी कौन सी, इंडस रिवर। सबसे ज्यादा पायस, सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी हमारी, सबसे ज्यादा पवित्र है सरस्वती। और सबसे 3 बार कौन सी मेंशन्ड है, यमुना। और 1 बार मेंशन्ड है हमारी गंगा जी। तो ये चीजें हमको याद रखना है। और ये देखिए ये हमारा क्या है, सिंधु रिवर है। सिंधु यहाँ पे सब क्या हो रहे हैं, मिठान कोट पे आकर पाकिस्तान में मिल जाती हैं। कौन कौन सी नदी आकर मिल रही हैं, ऊपर से आप देख रहे हो सबसे पहले झेलम आती है। झेलम को पहले हम वितास्ता कहते थे। फिर अगला हमारा आता है अस्किनी, जिसको आज के डेट में हम चिनाब कहते हैं, है ना। और अगला हमारा आता है रावी, रावी नदी, जिसको पहले हम परुष्णी कहा करते थे। फिर आता है बिपाशा, और फिर आता है सुतुद्री, जिसको हम आज सतलुज कहते हैं। यमुना और सरस्वती। तो आप देख रहे हैं कि जो सरस्वती रिवर है, जो सरस्वती है वो सबसे ज्यादा पायस है। और सबसे ज्यादा मेंशन्ड कौन सी है, सिंधु है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और
सबसे पवित्र नदी के लिए क्या कहा गया है? नदी नाम माता सरस्वती, मतलब सरस्वती नदियों की माता है। माता क्या होती है? सबसे पवित्र होती है ना, तो ये वही वाली चीज है। चलिए अगला हमारा क्या आता है? अगला अपना आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में हमारे आता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है सरस्वती, माते टामा, देवी टामा, नदी टामा। ठीक है, ये हम किसको कहते हैं आज के टाइम पे? सरस्वती जी को कहते हैं। ठीक है, इनके क्या क्या नाम थे? सरस्वती, माते टामा, देवी टामा, नदी टामा। फिर अगला हमारा क्या आता है? पौरुषणी। फिर अगला आता है हमारा क्या? पौरुषणी। तो पौरुषणी क्या है? पौरुषणी किसको कहते हैं हम? रावी नदी को पौरुषणी कहते हैं। फिर अगला हमारा आता है अक्सिनी। ठीक है, तो किसको कहते हैं? चिनाब को। सिंधु, इंडस, विपाशा, बियास और दृष्टावती। दृष्टावती कौन? घग्गर। घग्गर नदी से आपको याद रखना ये एक इनलैंड रिवर है। इनलैंड मतलब होता है कि जमीन से ही निकलना शुरू करती हैं और जमीन में ही आकर खत्म हो जाती हैं। ऐसी नदियां जो कि जमीन से ही निकलती हैं, जमीन में ही आकर खत्म हो जाती हैं, उनको हम इनलैंड रिवर कहते हैं। लूनी भी उनमें से एक है और घग्गर भी है। ठीक है, अगला हमारा क्या आता है? गोमती। गोमती नदी का भी इसमें हमारे वर्णन है। और गोमती को हम पहले कहते थे गुमल या फिर गोमल कहा करते थे। और अगला आता है सुतुद्री। सुतुद्री को हम पहले हमने पढ़ा है सतलुज कहा करते थे। और अगला हमारा आता है कुबा। कुबा को हम क्या कहा करते थे? काबुल, विच इज इन प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगला हमारा क्या आता है? अगला हमारा आता है, अब हम देखेंगे समाज और शासन व्यवस्था। समाज और शासन व्यवस्था हम देखेंगे हम अर्ली वैदिक पीरियड की, कि वहाँ पे लोग कैसे रहा करते थे। राजा कौन हुआ करता था, रानी कौन हुआ करती थी, पुरोहित कौन हुआ करता था, सेनानी कौन हुआ करता था। तो ऐसी राजन, पुरोहित, सेनानी, ऐसी हम बहुत सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए सोशल स्ट्रक्चर क्या होता था? ट्राइब। एक समय हर चीज ट्राइब ही हुआ करते, सब हर कोई ट्राइबल में उसमें आता था। तो ट्राइबल लेड बाय राजन। तो ट्राइबल का हेड कौन हुआ करता था? राजन हुआ करता था। 10 राजन वॉर हमने पढ़ा ना, तो 10 राजन, राजा लोग लड़ रहे होते हैं, तो ये भी वही है। तो राजन, तो ट्राइब का हेड कौन हुआ करता था? राजन हुआ करता था। और सामाजिक संरचना जन आधारित राजा प्रधान हुआ करता था। कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं लिखा हुआ है, कोई रूल बुक बनी है, भारतीय न्याय संहिता है, आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड की धारा लग जाएगी अगर ऐसा किया है, कुछ नहीं है। पहले के जमाने में सिर्फ धर्म के आधार पर आपके साथ हर चीज हुआ करती थी। धर्म बोल रहा है इस चीज को कि ये गलत है तो ये गलत है, चाहे फिर आप कुछ भी कर लो उसके लिए। अगर धर्म कह रहा है ये सही है तो सही है, आप अपने आप को ना भी समझाओ तो वो सही है। और अगला क्या आता है? कानून और व्यवस्था। और कोई लिखित कानून नहीं था उस समय पे। सभा क्या होती है? एलीट क्लास होती है। सभा क्या होती है? एलीट क्लास होती है, जो बहुत अच्छे घराने से होते हैं, जो बहुत अच्छे तगड़ी पार्टी होती है ना, उसको हम एलीट क्लास कहते हैं। एक और हमारा क्या होता है? समिति। समिति पॉपुलर लोग। ठीक है, समिति से सामान्य याद रख लो, समिति सामान्य, पॉपुलर लोग, आम जनता। ठीक है, तो सभा क्या होती है? मेंटोस जिंदगी होती है। और समिति क्या होती है? आम जिंदगी होती है। लेकिन यही आम जिंदगी जो समिति है ना, आगे चलकर आप पढ़ोगे, यही राजा को बड़ा बनाती है। यही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं यही लोग। ठीक है, तो समिति और सभा वाले लोग क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज और बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं अपने राज्य के प्रति। ठीक है, अगला हमारा आता है, हमको पता चलता है कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। हमको उनके ऋग्वेदिक पीरियड से पता चलता है कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है कि पितृ सत्तात्मक सोसाइटी हुआ करती थी। पितृ सत्तात्मक समाज था हमारा इस समय का। और गृहपति उसका हेड हुआ करता था। आज भी आप पापा को, दादाजी को गृहपति ही बोलते हो ना, घर के मुखिया, तो गृहपति उस समय हेड हुआ करते थे। और महिलाओं का भी ठीक स्टेटस था इस समय। महिलाओं को क्या होता था? पार्टिसिपेटेड इन रिचुअल्स और एजुकेटेड। उस समय की महिलाएं पढ़ी हुआ करती थी। और बहुत उस समय ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने मिलता था अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे। और अगला आता है प्रोटो वर्ना सिस्टम उस समय हुआ करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ से हमारा ओरिजिन हो जाता है। किस चीज का ओरिजिन हो जाता है? हमारा वर्ण सिस्टम का। वर्ण यहाँ से हमारे आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का ओरिजिन यहाँ से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी होती है क्लियर। अब हम देखते हैं इसको डेप्थ में। चलिए अब हम देखते हैं जन और राजन के बारे में। हम देखेंगे जन और राजन के बारे में। तो देखिए ट्राइब वॉज नोन एज जन और उसके किंग को हम राजन कहते थे। जो ट्राइब होती थी उसको हम जन कहते थे और उसके राजा को, किंग को राजन कहते थे। ही वॉज द लीडर इन बैटल, प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब। और राजा को ही हम क्या कहते थे? गोप जनस्य कहते थे। देख लीजिए
जन को जन कहा जाता था और उनके राजा को राजन कहा जाता था, और वह युद्ध में नेता और जनजाति का रक्षक होता था, इसीलिए हम इसको क्या कहते थे, गोप जनस्य कहते थे। ये पूछे गए सवाल है, किसको कहते थे गोप जनस्य, हमारे राजा भाई साहब को कहते थे, ठीक है। और अगला क्या आता है, राजन वॉज असिस्टेड बाय पुरोहिता और सेनानी। तो जो राजन थे, जो राजा जी थे, अब उनको तो चाहिए पीए पीएसओ चाहिए, साथ पे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए, पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, सलाहकार चाहिए, सेनापति चाहिए, मंत्री चाहिए, है ना। तो उनको असिस्ट कौन करते थे, पुरोहिता करते थे और सेनानी किया करते थे। और अगला हमारा आता है, देयर वॉज नो रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद करने वाली चीज है कि उस समय कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अर्ली वैदिक पीरियड तक कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। लोग ऐसे खड़े करके आर्मी पूरी नहीं वो करते थे कि कैरियोट्स होगा, इन्फेंट्री होगी, कैवलरी होगी, ये सारी कुछ चीजें नहीं थी, घुड़सवार सेना, है ना, ये सब कुछ नहीं होता था। और अगला हमारा क्या आता है, ग्रामिणी मीन्स लीडर ऑफ द ग्राम, ये तो हमने देख लिया था। ग्रामीणी का अर्थ होता है ग्राम का नेता। और अगला हमारा क्या आता है, देख लीजिए, बहुत शॉर्ट में है, कुल। कुल क्या होता है, फैमिली। इसका हेड कौन होता है, कुलपा होता है, इसका हेड होता है कुलपा। अगला हमारा आता है ग्राम। ग्राम का हेड कौन होता है, ग्रामिणी। विश, विश मतलब होता है क्लैन, ठीक है, मतलब पूरा कुल। कुल का हेड कौन होता था, विशपति, ठीक है। और जन, जन मतलब क्या होता है, ट्राइब। मैंने अभी आपको बताया जन मतलब होता है ट्राइब, और ट्राइब का पूरे का हेड कौन होता है, गोप या फिर गोप्ती होता है, ठीक है। और अगला हमारा आता है राष्ट्र। राष्ट्र शब्द का पहली बार जिक्र कहाँ पे होता है, कोई पूछेगा तो कहाँ पे होता है, राष्ट्र शब्द का पहली बार जिक्र होता है कहाँ पे, जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राष्ट्र शब्द का सबसे पहली बार जिक्र कहाँ पे होता है। तो राष्ट्र का हेड कौन होता है, राजन होता है। तो ये चीजें हमको क्लियर हो गई। चलिए हम देखते हैं अगला। अगला हमारा क्या आता है, सभा। मैंने आपको बताया था एक होती सभा, एक होती है समिति। सभा एलीट क्लास के लिए होती है, और समिति किसके लिए होता है, सभी लोगों के लिए होता है। समिति से आप सामान्य याद रखिए, और सामान्य से याद रखना सभी लोगों के लिए बराबर है। तो सभा एलीट काउंसिल होती है, मतलब ये देखो, ये देखिए, ये बैठे हैं हमारे पंडित जी लोग बैठे हैं, अच्छे भैया दिग्गज लोग बैठे हैं, राजा लोग, ठाकुर लोग, जितने भी अच्छे दिग्गज लोग हैं ना, तो ये सब लोग बैठे हैं एक सर्कल में। आपको दिख रहा होगा बहुत कम लोग बैठे हैं, और ये देखिए सभा लिखा है ना, बहुत कम लोग बैठे हैं, कुछ बहुत किसी गहरी चीजों के गहरी चीजों के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, सभा होता है, ठीक है। और आप अगर अगला समिति देखेंगे तो ये देखिए भीड़ लगी हुई है, हाँ भीड़ लगी है। तो भीड़ लगी है इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबके लिए है ना, आम जनता भी पार्टिसिपेट कर रही है और हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं जल्दी से सभा। सभा क्या होती है, कंपोज्ड ऑफ एल्डर्स और नोबल्स, मतलब बुजुर्ग और अच्छे नोबल्स लोग, इसमें जो दिग्गज लोग होते हैं ना जिसके बारे में हम जानते हैं, तो वो लोग गांव के जो मुखिया होते हैं, अच्छे प्रमुख होते हैं, वो लोग आके बैठते हैं इसमें। और मेन फंक्शन इसका अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या करता है, रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को। कोई भी अगर डिस्प्यूट उजागर होता है, कोई भी अगर विवाद होता है, तो उसका ये लोग समाधान करते हैं, ये सभा का मेन फंक्शन है। अगला हमारा क्या आता है, ये 8 बार इसका जिक्र है। हमारे ऋग्वेद में सभा का जिक्र 8 बार है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एमपीपीएससी के आ चुका है ये, कि सभा का जिक्र कितनी बार है। एसएससी का भी बहुत एक फेवरेट क्वेश्चन है, सभा और समिति। और अगला क्या आता है हमारा, ये क्या करते हैं, राजन को एडवाइस करते हैं, इनका काम है राजा को एडवाइस करना। अरे मंत्री भी, अमित शाह क्या करते हैं, नेताजी लोग क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं ना, तो ये भी वही कर रहा है, क्या कर रहा है, एडवाइस करते हैं, ठीक है। और हैंडल्ड जुडिशियल और पॉलिसी मैटर, न्यायिक और नीतिगत मामलों को देखते हैं ये लोग। स्मॉल होता है ये, सभा छोटा होता है। अरे भाई देखो ना, एक सर्कल लगाकर बैठे हैं, कम लोग हैं ना, बहुत बड़ा तो है नहीं ये। लेकिन अगला क्या आता है, राजन अटेंडेड सभा बस बट वॉज नॉट इलेक्टेड बाई इट। राजा जो होता है, राजन जो होता है, वो क्या करता है, सभा में आता है, पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वहां से इलेक्ट नहीं होता। इलेक्ट कहाँ से होता है, समिति से होता है, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया हमारा सभा। सभा कितनी बार मेंशनड है, 8 बार मेंशनड है। चलिए, और अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है समिति। समिति ये क्या होती है, जनरल असेंबली होती है। जनरल असेंबली होती है लोगों की, जैसे ये लोग बैठे हैं सर्कल लगाकर, पूरी भीड़ बैठी है, मैच देख रही है आरसीबी और चेन्नई का। और अगला क्या आता है, ये 9 बार मेंशनड है। कितनी बार मेंशनड है ये, हमारे ऋग्वेद में इसका जिक्र 9 बार होता है, उल्लेख। और ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि कौन सा, मिलिट्री से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, या फिर कोई पॉलिसीज, कोई नीति से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो वो समिति में होता है। और कुड इलेक्ट, सपोर्ट और रिमूव किंग, ये लोग क्या कर सकते हैं, राजा को इलेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और उसको हटा सकते हैं, बोलेंगे पहली फुर्सत में निकल अपशब्द। और
अगला क्या आता है, लार्जर और पॉपुलर बॉडी होती है। ये क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। देखो तो स्टेडियम में बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो ये वही स्टेडियम समझिए इसको, समिति, सामान्य, ये क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। और बड़ी होती है और लोकप्रिय होती है, ठीक है। और देखिए एक की डिफरेंस अगर मैं आपको बोलूं, जो आपको याद रखना है सभा और समिति के बीच में, तो सभा क्या होती है, एलिट काउंसिल होती है, और समिति क्या होती है, मास असेंबली होती है। क्लियर हुआ। चलिए अगला, अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है विधाता। विधाता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विधाता से एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि इसका मेंशन कितनी बार होता है, 120 बार मेंशनड है ये। कितनी बार मेंशनड है, 120 बार मेंशनड है हमारे किसमें, ऋग्वेद में। और अर्लीस्ट सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ये हमारे ऋग्वेद की। यहाँ पे क्या करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, ओम शांति ही, ये सारी बातें कहाँ पे होती है हमारी, विधाता वाले उसमें होती है। ये एक इंस्टीट्यूशन होती है, और इसमें क्या होता है, अर्लीस्ट सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन सामाजिक धार्मिक संस्था थी। धार्मिक संस्था है, याद रखना, विधाता। 120 बार इसका जिक्र होता है हमारे ऋग्वेद में। और यहाँ पे क्या होता है, रिलीजियस, सोशल, रिचुअल्स और मिलिट्री मैटर्स के बारे में यहाँ पे भी डिस्कशन होता है। यहाँ पे महिलाएं पार्टिसिपेट कर लेती हैं, और पुरुष भी पार्टिसिपेट करते हैं, महिला भी पार्टिसिपेट करती हैं। और अगला क्या आता है, लेटर वैदिक पीरियड में आगे चलकर आप देखोगे कि विधाता मेंशन नहीं है, लेकिन आप आगे चल के देखेंगे कि सभा और समिति जो है हमारा, वो ऋग्वेद, सॉरी, अर्ली वैदिक में भी है और लेटर वैदिक पीरियड में भी है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, कि लेस पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसका ज्यादा नहीं रहता है ना, काम से काम रखने वाली बात है। और मोर रिचुअल और कम्युनिटी फंक्शन, रिचुअलिस्टिक रहती है ये, आपको ये चीजें याद रखनी है। और अगला हमारा क्या आता है, विधाता से याद रखिएगा, वैदिक प्लस रिचुअल एक्टिविटीज। विधाता, वी फॉर विधाता, वी फॉर वैदिक। तो वैदिक मतलब है धर्म, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, धार्मिक उससे। और अगला हमारा क्या आता है, अगला आता है हमारा गण। गण क्या होता है, गण, गण मतलब होता है ट्राइबल ग्रुप। क्या होता है, ट्राइबल ग्रुप होता है। क्लैन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जनजातीय समूह होता है। क्या होता है, जनजातीय समूह होता है। और इसमें क्या होता है, कुल आधारित संगठन होता है। गण को लेड कौन करता है, ग्रामणी करता है। कौन करता है, ग्रामणी, हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज गणपति। गणपति इनको हम कहते हैं, ग्रामणी जी को। और इसमें क्या होता है कि मेंशनड कितनी बार है, 46 टाइम्स मेंशनड है। तो हमने पढ़ा 8, 9, 120 और 46। 8 बार सभा, 9 बार समिति, 120 बार विधाता। और अगला हमारा क्या आता है, गढ़, कितनी बार, 46 टाइम्स हमारी ये मेंशनड है, किसमें, ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। और ऋग्वेद में अगला क्या आता है, मेंबर्स हेड कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, सदस्यों का सामूहिक भागीदारी होती है। ये नहीं कि तुम ज्यादा मैं कम, मैं ज्यादा तुम कम, तुम भी बराबर मैं भी बराबर। क्लियर। चलिए अगला क्या आता है, बेसिस बनता है ये किसका, आगे चलकर लेटर, ये किसका बेसिस बनता है, आधार बनता है, गण संघ सिस्टम का बनता है। आगे चलकर मैं आपको उसका भी पढ़ाऊंगा। तो ये होता है हमारा गढ़। ये आप देख रहे हैं, ये भाई साहब खड़े हैं, सबको कुछ कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ राज की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो हम ना ही जाने तो अच्छा है वो राज की बात। 2028 के चुनाव की बात चल रही है, 29 के। और अगला हमारा क्या आता है, फैमिली इन अर्ली वैदिक पीरियड। फैमिली कैसी होती थी, मैंने आपको बताया था, पितृ सत्तात्मक परिवार हुआ करता था। पिताजी का दबदबा आज भी है, वो तो सबको पता है, मम्मी जी का ही होता है असल में, माता जी का। लेकिन पिताजी का ऐसा बताया जाता है कि पिताजी का दबदबा है, मतलब पेट्रियार्कियल नेचर था हमारे सोसाइटी का उस समय। और बट विमेन इंजॉयड इक्वल पावर विद मेन। विमेन जो होती हैं, महिलाओं को इक्वल पावर, इक्वल दर्जा दिया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि विमेन्स के साथ ये जो इक्वल स्टेटस अभी दिया जा रहा है ना, अभी बाद में वो चीज़ छीन ली जाएगी, बाद में उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगला क्या आता है, विमेन्स भी अटेंड करती थी अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति। विमेन्स अटेंड करती थी सभा और समिति को। और अगला क्या आता है, मैरिज वॉज यूजुअली मोनोगेमस और इनडिसोल्यूबल। शादी हो गई तो हो गई, अब कोई बदलाव नहीं है ना, 2026 नहीं चल रहा है ये। और बट देयर वर फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ पॉलीएंड्री और विडो मैरिज। लेकिन क्या होता है, अगर पति का निधन हो जाता है तो महिला को हम अनुमति दे देते हैं कि आप विडो रिमैरिज कर सकते हो। मतलब आप शादी के बाद मतलब अपने पति के देहांत के बाद आप शादी कर सकते हो। लेकिन बहुत बड़ी प्रायोरिटी किसको दी जाती है, अगर देवर जी घर पे हैं तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाती है, सबसे पहली प्रायोरिटी। विडो मैरिज का हमको साक्ष्य मिलता है। और नियोग, नियोग प्रैक्टिस चलती थी, नियोग प्रैक्टिस उस समय चला करती थी। चलिए, और अगला हमारा क्या आता है, अगला आता है अपना, ये देखिए, पैट्रियार्कल फैमिली हुआ करती थी।
और मोनोगेमस और इनडिसोल्युबल मैरिज हुआ करती थी, है ना, एक बार हो गई तो हो गई, अब कोई बदलाव नहीं होगा, 2026 नहीं चल रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और विमेन क्या करती थी, अटेंड करती थी सभा और समिति को अर्ली वैदिक पीरियड में। और अगला क्या आता है, विडो मैरिज और नियोग विवाह चलता था, प्रचलन में था, ठीक है। नियोग विवाह मतलब एक चीज ये होती थी कि शादी हो गई, आपके पति का देहांत हो जाता है किसी कारणवश, क्या होता है फिर कि आप बच्चे कर सकते हो, है ना, पहली प्रायोरिटी देवर को दी जाएगी या फिर उसी गोत्र में उसी क्लैन में किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी, ठीक है, ताकि बच्चा करना है, ताकि वो आगे चलकर उस परिवार को आगे बढ़ा सके, उस वंश को आगे बढ़ा सके, और उसकी प्रॉपर्टी पे पूरा हक होता है उस बच्चे का, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये होता है हमारा नियोग विवाह, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हमारे महाभारत में भी नियोग विवाह के बारे में काफी सारे इंस्टेंसेस हमको पता चलते हैं। और अगला हमारे आता है, इसमें पांडु के बेटे का भी ऐसे ही वो होता है। हम अब देखते हैं धर्म, मतलब पूजा पाठ तो भैया हमेशा से होती आ रही है, तो अब हम देखते हैं कि किन किन भगवानों की, किन किन देवताओं की पूजा हुआ करती थी हमारे अर्ली वैदिक पीरियड में। तो सबसे किंग किंग कौन थे हमारे, इंद्र। इंद्रदेव का भौकाल भाई अलग ही लेवल का था, इंद्रदेव टॉप पे रहा करते थे। तो सबसे ज्यादा बेस्ट डीटी उस समय के कौन थे, इंद्रदेव थे। फिर आते हैं अग्निदेव, ओम भूर भुवस्वाहा वाले अग्निदेव, जिनको हम क्या करते हैं, अर्घ देते हैं। और वरुण देव आते हैं हमारे, और फिर आते हैं सोम, सोम वो वाले सोम, ठीक है। चलिए अगला क्या आता है, इंद्रदेव। तो इंद्रदेव किसके देव हैं, वाटर के देव हैं क्या, देखिए किसके देव हैं, रेन के देव हैं, ठीक है, वर्षा करवाते हैं। और वॉरलॉर्ड, ठीक है, और किंग ऑफ गॉड्स कहा जाता था इनको, किंग ऑफ गॉड्स किसको कहा जाता था, इंद्रदेव को कहा जाता था। और देवताओं के राजा थे ये, है ना। और ये क्या करते थे, मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड, सबसे अधिक बार उल्लेख अगर किसी का है तो इंद्रदेव का है, सबसे अधिक बार उल्लेख अगर किसी का है तो इंद्रदेव का है। और अग्नि, अग्निदेव हमारे आते हैं, फायर सेक्रीफाइसेस वगैरह के लिए इनको किया जाता है ना, हर भगवान के हम क्या करते हैं, जब हवन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अग्निदेव को अर्घ देते हैं। तो क्या करते हैं, अग्निदेव इंटरमीडियरी का काम करते हैं। इंटरमीडियरी मतलब आप हो, भगवान है, और ये बीच में अग्निदेव है, तो आपने अग्नि डाली और आपको सीधे भगवान से कनेक्ट कर दिया कि हे भगवान, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है, भगवान बोले तथास्तु, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगला क्या आता है, वरुण। और वरुण क्या कॉस्मिक ऑर्डर के होते हैं, वरुण कॉस्मिक ऑर्डर ऋत के होते हैं। इसमें क्या होता है, सामाजिक और ब्रह्मांडिक व्यवस्था देखी जाती है। और अगला क्या आता है, मोरल गार्जियन रहते हैं, नैतिकता और व्यवस्था का देखते हैं कि भाई सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है कहीं वो उधम तो नहीं मचा के रखे हैं लड़के लोग। सोम, सोम देवता वही वाले देवता, है ना। तो रिचुअल ड्रिंक होती है, लेना पड़ता है ये। और अनुष्ठानिक पेय होता है, एसोसिएटेड विद डिवाइन इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, मतलब आनंद से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, आनंद से संबंधित होता है। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहला हमारे वैदिक देवता। तो हमने इंद्रदेव के बारे में देख लिया था, किंग ऑफ गॉड्स इनको कहा जाता था, देवताओं के भी राजा थे ये तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिविनिटी वाज इंद्र, और नोन एज पुरंदर, इनको ही हम पुरंदर कहा करते थे। अगर आपसे कोई पूछे पुरंदर किसको कहते थे, तो हम इंद्रदेव को पुरंदर कहा करते थे। और ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स भी इनको कहा करते थे। पुरंदर क्यों कहा करते थे, ही वॉज ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स। और अगला हमारा आता है कि युद्ध के देवता हैं, किलों को तोड़ने वाले, जाते थे किसी का भी किला तोड़ आते थे, क्योंकि पावर है। एक बहुत अच्छा कोट है ना कि समृद्ध को नहीं दोष गुसाई, जो पावरफुल होता है, जो सत्ता में होता है, जिसके पास सारी पावर है, जो प्रशासन में है, उसके लिए कोई नियम कानून संविधान नहीं है। ये चीज आपको सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन ये हार्श रियलिटी है, आज से नहीं है, अनंत काल से चलता आ रहा है। समृद्ध को नहीं दोष गुसाई, है ना। और अगला क्या आता है, इन्हीं से आपको याद रखना है, देखिए पावर, है ना, वीर भोग्या वसुंधरा, बहुत जरूरी चीज है ये। इन वॉर देयर इज नो प्लेस फॉर अ डिफीटेड सोल्जर, इधर यू विन और यू डाई, ठीक है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए जीतिए लाइफ में, पावरफुल बनिए, मजबूत बनिए। फिर आते हैं अग्निदेव, ठीक है, इनकी भी अलग ही पावर है। ये क्या करते हैं, मैंने आपको बताया इंटरमीडियरी का काम करते हैं। इंटरमीडियरी का काम करते हैं मतलब इंसान और भगवान के बीच में इंटरलिंक का काम करते हैं, लिंक बनाते हैं, ठीक है। और अगला क्या आता है, दूसरा स्थान अग्निदेव का है, पहला स्थान इंद्रदेव का रहता है। और हमारे अगले कौन से आते हैं, अगले हमारे आते हैं सोम, सॉरी वरुण। तो वरुण क्या है, वरुण ऑक्यूपाइड द थर्ड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन पे रहते हैं वरुण देव। और ही पर्सोनिफाइड वाटर, सपोज टू अपहोल्ड द नेचुरल एंड मोरल ऑर्डर, ठीक है, रित। और ये पनिशर ऑफ सिन कहलाए जाते हैं। पनिशर ऑफ सिन मतलब क्या होता है कि पापों को, पापी लोग जो होते हैं ना अपने, है ना, पापियों को क्या करते हैं, दंड देते हैं, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हेलो भाई, क्लास ले रहा हूँ, अभी कॉल करता हूँ। हाँ हाँ चलिए,
अगला हमारा आता है क्या, वरुण देव हो गए, सबसे पहले रहते हैं इंद्रदेव, फिर आते हैं हमारे अग्निदेव, फिर आते हैं वरुण देव। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्या आता है, अगला हम देख लेते हैं इनके अलावा भी कुछ और देव रहते हैं। तो सूर्य देव, ठीक है, सूर्य देव, ठीक है, और सूर्य, सावित्री, मित्र, पुशन और विष्णु। तो सूर्य की पूजा जो होती है 5 रूपों में की जाती है। जो सूर्य देव होते हैं उनकी पूजा हम 5 रूप में करते हैं। तो पहला रूप कौन सा होता है, सूर्य के तौर पे, सावित्री के तौर पे, फिर आता है मित्र, फिर आता है पूषण और फिर आता है विष्णु। फिर अगले हमारे आते हैं कौन से, सोमदेव। ये देखिए हाथ में कुछ पकड़े हैं ये अपने हाथ में, ठीक है, सोमदेव आते हैं। ये हमने आपको शुरू में बताया था, 9th बुक में इनके बारे में जिक्र है, ठीक है। तो इस 9th बुक इज डिवोटेड टू सोमदेव और कंसिडर्ड टू बी गॉड ऑफ प्लांट्स। इनको प्लांट्स का देवता कहा जाता है, ठीक है। और सोम को पौधों का देवता माना जाता है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनके जिक्र दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आती है कौन, मारुत, स्टॉर्म्स के देवता है, ठीक है। और अगला हमारा क्या आता है, तूफान वगैरह देखते हैं, आदिति और उषा। आदिति और उषा क्या रहती हैं उस समय की, मतलब देवियां रहती हैं जिनका मतलब महिलाओं में सबसे ज्यादा इन्हीं की पूजा की जाती थी, ठीक है। आदिति अनंतता की देवी हैं और सूर्य की माता थी, ठीक है। अनंतता की मतलब होता है डिविनिटी, एटर्निटी, एटर्निटी की क्या थी है, देवी थी। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला हमारा क्या आता है, अगला अपना आता है अर्थव्यवस्था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में अर्थव्यवस्था कैसे चला करती थी, मतलब वहाँ का पैसा कैसे आता था, कमाते क्या थे, खाते क्या थे, है ना, ट्रेड किस चीज़ का करते थे, कुछ चीज़ें करते होंगे ना। तो सबसे पहला क्या होता था, इनके यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, मिक्स्ड इकोनॉमी होती थी और पेस्टोरल और एग्रीकल्चरल हुआ करता था, जिसमें कैटल, कैटल जो पेड़ जो पशु वगैरह होते थे सबसे अहम भूमिका निभाया करते थे। और मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पशुओं के लिए ही लड़ाई हुआ करती थी, है ना। जो अर्ली वैदिक फेज था उसमें पशुओं के लिए ही लड़ाई झगड़े सब कुछ हुआ करता था, है ना। और अगला हमारा आता है मेन ऑक्यूपेशन इनका क्या था, कैटल रियरिंग था, मतलब पशु पालन करना, पशुओं को चराना, खाना पीना उनको खिलाना, मस्त रखना, है ना। और गाव्य क्या होता था, वेल्थ ऑफ फ्रॉम काउस। गाव्य मतलब होता था वेल्थ फ्रॉम काउस, इसका मतलब हुआ गायों से प्राप्त हुआ धन। गायों से जो प्राप्त होता था धन उसको ये लोग क्या कहा करते थे, गाव्य कहा करते थे, ठीक है। गौ माता दिख रही होंगी आपको, ठीक है। चलिए तो यही सबसे बड़ा रोल प्ले करती थी किसमें, अर्ली वैदिक पीरियड में। अगला हमारा आता है मोस्ट ऑफ देयर वॉर्स वर फॉट फॉर काउ। मैंने आपको बताया ना गाय के लिए लड़ कट मरते थे वो लोग, है ना। और अगला आता है हमारा वेल्दी मैन को ही हम क्या करते थे, जो पैसे वाली पार्टी होती है, जो वजनदार पार्टी होती है ना, जो अच्छी बड़ी पार्टी होती है उसको ये लोग क्या कहा करते थे, गोमत। तो आप अपने कुछ अच्छे दोस्तों को अब से गोमत कह के बुलाया करिए, ठीक है। तो धनवान व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे एलीट क्लास के होते हैं, उनको आप गोमत कह के बुला सकते हैं। हमारे भी कुछ दोस्त हैं, है ना। स्टेपल क्रॉप को क्या कहा करते थे, यवा, ठीक है। स्टेपल क्रॉप को यवा कहा करते थे और यवा मतलब होता था बार्ले। बार्ले क्या होता था, यवा कहते थे, ठीक है। और ओनली क्रॉप मेंशन, सिर्फ एक क्रॉप जो कि मेंशन था अर्ली वैदिक पीरियड में वो था यवा, है ना। और मुख्य फसल यही थी जौ, जिसको हम कहा करते थे। तो ये हमारी हो गई इकोनॉमी ऑफ अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड। फिर हमारा आता है ट्रेड। ट्रेड क्या करते थे लोग, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम करते थे। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है, भाई मैं तेरे को पेन दे रहा हूँ तो मेरे को उसके बदले कॉपी दे दे, ठीक है। भाई मैं आपको चावल दे रहा हूँ उसके बदले आप मुझे गेहूं दे दीजिए। क्लियर हो गया, और कुछ नहीं मांगना है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम वॉज प्रैक्टिस, वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज वॉज काऊ। भाई तू मेरी गाय रख ले, मुझे तू 10 किलो अनाज दे दे। भाई आप मेरी गाय रख लीजिए, मुझे आप 5 किलो गेहूं दे दीजिए। और अगला हमारा आता है नो कॉइन्स येट। अभी तक सिक्कों का कहीं भी हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। और अगला क्या आता है, एट द सेम टाइम कॉइन्स वर ऑल्सो देयर, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स लेकिन, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स को क्या निष्का, कृशल और सतमाना कहा करते थे। और अगला हमारा क्या आता है, गव्यूति। गव्यूति मतलब होता है डिस्टेंस, गव्यूति मतलब होता है डिस्टेंस। गोमत मतलब क्या पढ़ा हमने, जल्दी बताइए। गोमत मतलब अभी हमने पढ़ा था कि वेल्दी मैन होता है क्या, मैंने आपको कहा था गोमत। गोमत मतलब होता है वेल्दी मैन, जो आपका दोस्त अच्छा पैसे वाला होगा, धनी टाइप का इंसान होगा, एलीट क्लास का होगा, उसको आप क्या कहेंगे, गोमत कहेंगे। और गव्यूति, गव्यूति मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। गव्यूति मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और गौधुली मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। गौधुली मतलब क्या होता है, आपको टाइम का मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो गौधुली को समय मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हो गई हमारी अगली चीज। चलिए अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्राफ्ट। तो क्राफ्ट उस समय क्या करते थे, पॉटरी।
पॉटरी को ही हम क्या कहते हैं, मृद भांड कहते हैं। पॉटरी को ही हम क्या कहते हैं, मृद भांड कहते हैं। मटके होते हैं, आप मत सोचिए कि आप बस मटके का पानी पी रहे हो। 8,000 साल पहले, 5,000 साल पहले भी लोग पानी पिया करते थे मटके में, ठीक है। तो अगला क्या आता है, ब्लैक और रेड वेयर इसको कहते हैं। और वीविंग होती थी, कारपेंट्री होती थी, है ना, बुनाई वगैरह किया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है। क्या आयरन के बारे में जानते थे ऋग्वेदिक पीरियड में? तो नहीं जानते थे। आयरन वॉज नॉट नोन टू ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है पीपल। और लेकिन कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज किया करते थे, कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज किया करते थे। और आपको याद होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, उसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा करते थे। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, उसके पहले कैल्कोलिथिक चला करता था। कैल्कोलिथिक मतलब होता है ताम्र पाषाण काल, ठीक है। और अगला क्या आता है, ऋग्वेद फ्रिक्वेंटली यूजेस द टर्म अयास। अयास से काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोहा होगा, कुछ वैसा होगा, लेकिन अयास मतलब क्या होता है हमारा, कॉपर और ब्रॉन्ज होता है, ना कि आयरन, ठीक है। अयास मतलब होता है कॉपर और ब्रॉन्ज, ना कि आयरन। और अगला हमारा क्या आता है, श्याम अयास होता था और एक कृष्ण अयास होता था, ठीक है। और ये हो गई हमारी क्या, क्राफ्ट का हो गया। और अगला हमारा क्या आता है, बस ये हमारा लास्ट स्लाइड था, आपका पूरा कंप्लीट हो गया है क्या, अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी। हमने क्राफ्ट देख लिया, हमने ट्रेड देख लिया, इकोनॉमी देख ली इन लोग की, सब देवता लोगों को देख लिया, इनकी फैमिली, गढ़, विधाता, सभा, समिति, संघ, हर एक चीज हमने इनकी कंप्लीट कर ली। चलिए एक लास्ट फाइनल चीज दिखा देते हैं, ठीक है। क्या, टुडे यू आर लिविंग द रिजल्ट्स ऑफ द डिसीजंस यू मेड 3 months एगो। और 3 महीने बाद भी आप वही चीज करोगे जो आज आप कर रहे हो, ठीक है। द सेम थिंग विल बी सेड इन 3 months टाइम। तो समय की बहुत कद्र करना है अपन को, और पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। अगले सेशन में मिलते हैं जल्द ही, और अगले में हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।